नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल SLC पाठशाला में। आज हम लोग, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोज जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लास 10th की अभी शुरुआत है ना, और हाल फिलहाल में ही हम लोग कई सारे चैप्टर्स, कई सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चल ही रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, SST एंड इंग्लिश। इस इकलौते चैनल पर आपको ये सारा कंटेंट जो है वो मिलने ही वाला है। तो अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को क्लास 9th की एक पोयम याद हो, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन भी सेम राइटर के द्वारा लिखी गई थी, जो राइटर आज यहां पर मौजूद हैं, मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर मैं उस पोयम की बात करूं या फिर इस पोयम की बात करूं, क्या चीज कॉमन है इन दोनों में। मिस्टर फ्रॉस्ट ने हमेशा क्या किया है, उन्होंने हमेशा नेचर को यूज किया है टू गिव लाइफ लेसन्स। उन्होंने हमेशा नेचर की ब्यूटी, नेचर का अपीयरेंस, नेचर की एक्टिविटीज को इस्तेमाल किया है ह्यूमंस को लाइफ लेसन्स देने के लिए। मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब भी अपनी पोएम्स लिखते हैं या पोएम्स अगर आप उनकी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज हमेशा नजर आएगी, दैट इज द यूज ऑफ नेचर एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी आप लोग ये वाली पोएम पढ़ रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद आप लोग ना एक और पोएम पढ़ेंगे, फायर एंड आइस। देखिए, द रोड नॉट टेकन, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। मैं बार बार एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्या चीज कॉमन है? वो कॉमन है द यूज ऑफ नेचर एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे इस चैप्टर इस पोयम की तरफ जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम आपको मैं दूंगा ही लाइन बाय लाइन। एक चीज याद रखिएगा, प्रोज में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, क्योंकि CBSE बहुत ओपनली और बहुत चैलेंजिंगली बच्चों को 4 फ्रेजेस, 4 लाइंस दे देती है पोएम्स में से उठा के और पूछती है उनमें से एक एक लाइन में से उठाकर। सेकंड, राइमिंग स्कीम हम लोग पढ़ेंगे। राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि पोयम की राइमिंग स्कीम क्या है, राइम किस तरह कर रहा है, राइमिंग का पैटर्न क्या है, ठीक है। थर्ड, हम लोग देखेंगे पोयम में कोई इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हो अगर, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं CBSE, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमारा देखो यहाँ पर पढ़ाने का पैटर्न बहुत सिंपल है, आपको उस तरीके से पढ़ाना है जिस तरीके से बोर्ड आपको चैलेंज करता है बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर देख रहा हूँ, फिगर्स ऑफ स्पीच आपको साइड बाय साइड बताता हुआ चलूंगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, देखिए वर्ड्स, इंग्लिश में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो आपको ना क्वेश्चन समझ में आएंगे और ना आप अपने आंसर राइटिंग की क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। समरी में आपको दूंगा, आपको समरी मिल जाएगी PDF के जरिए इस वीडियो के बायो में, ठीक है। तो उसको टैप करना ना भूलें, समरी आपको PDF की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो के एंड में आपको नजर आएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और शुरू करते हैं एक अच्छी पोयम का एक्सप्लेनेशन। आइए, तो मैंने क्या किया है, आपकी बुक में से, आपकी जो बुक में पोयम, देखिए पोयम बहुत छोटी है, आप लोग देख ही पाएंगे, मुश्किल से 8 लाइंस है, लेकिन इन 8 लाइंस का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं जरा ये क्या समझाना चाहते हैं। जी हाँ, सबसे पहली लाइन, अच्छा पहले तो जरा पोयम को डिकोड कर देते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है, अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन इसका कर दूं, इट मीन्स स्नो, बर्फ की धूल। अब ऑब्वियस बात है, इसमें हम कहीं ना कहीं द इम्पैक्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे, है ना। इसका इम्पैक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि क्या इम्पैक्ट इसका है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली लाइन पे हम लोग आते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। पहली लाइन का अगर मैं मीनिंग देखूं, जिस तरीके से एक क्रो, एक कौवे ने मुझ पर, है ना। यहां पर आप लोग एक वर्ड देख पा रहे हैं, शुक। शुक, शेक की एक थर्ड फॉर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं शुक। तो शेक करने से, यानी कि एक कौवे के शेक करने से क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक पेड़ जिसका नाम क्या दिया हुआ है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री पर एक क्रो ऊपर बैठा हुआ था। विंटर का सीजन मुझे देखने को मिल रहा है, जैसे कि स्नो का जिक्र हो चुका है, विंटर का सीजन चल रहा है, इमेजिन करिएगा, है ना। देखिए पोयम सारी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, राइटर की इमेजिनेशंस पर ही पोयम बनती हैं। तो आप भी इमेजिन करिए कि
एक हेमलॉक ट्री यानी कि एक ट्री है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, उस पर एक क्रो बैठा हुआ है। उस क्रो की मूवमेंट से यानी कि क्रो के ऊपर कुछ बर्फ गिरी, क्रो ने अपने आप को हिलाया और हिलने की वजह से उसके बॉडी पर से कुछ बर्फ राइटर के ऊपर जो है वो आ गई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आ गई। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें अपने को समझनी है। क्या दो चीजें, पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जरा बात करते हैं क्रो। क्रो एक किस तरीके की बर्ड है? अनप्लीजेंट वॉइस। क्रो जानी जाती है अपनी अनप्लीजेंट वॉइस के लिए। ऐसा ही है, क्रो किसके लिए जानी जाती है? अनप्लीजेंट वॉइस, क्योंकि उसकी जो आवाज होती है बहुत ही कर्कश होती है, वो अच्छी नहीं लगती। वहीं दूसरा अगर मैं हेमलॉक ट्री की बात करूं तो हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। क्या है ये? पॉइजनस ट्री है। इन शॉर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है, इन दोनों को नेगेटिव फीलिंग्स यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर्स जो है वो इनको दिखाया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दोनों को ही नेगेटिविटी की इंडिकेशन जो है वो दे रहे हैं। देखिए पोएम्स में बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ होता है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसको क्रो, मैं सिर्फ यहाँ पर इसको हेमलॉक ट्री नहीं कह सकता, मुझे आपको उसका एक बैकएंड स्टोरी भी बतानी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस क्रो को अनप्लीजेंट यानी कि क्रो को ही क्यों इस्तेमाल करा है, कोई और क्यों नहीं? स्पैरो क्यों नहीं यूज करी? पैरट क्यों नहीं यूज करा, है ना? अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या यूज करा है? हेमलॉक ट्री। चलिए तो पहली लाइन को जरा हम लोग देख लेते हैं। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये समझाया कि भाई जिस तरीके से हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ एक क्रो अपनी मूवमेंट की वजह से उसकी बॉडी से जो स्नो है वो किसके ऊपर गिर जाती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। उससे हुआ क्या? उससे इंपैक्ट क्या पड़ा? आइए, हैज गिवन माई हार्ट, यानी कि इससे हुआ ये है कि इससे उनके हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि इस की वजह से उनके हार्ट का एक चेंज ऑफ मूड यानी कि सडन चेंज आया, है ना? उनके इमोशंस चेंज हुए, एक इमोशनल चेंज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सपीरियंस किया। कैसे? यानी कि उस बर्फ के गिरने से उनके जो इमोशंस थे वो टोटली चेंज हो गए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, और मेरा वो जो दिन अभी तक बेकार चल रहा था उस दिन को मतलब वो पॉइंट से मेरा दिन जो है वो कुछ बेहतर जो है वो हुआ। इन शॉर्ट हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ क्रो जिसके शेक करने से कुछ बर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिर इस चीज को क्लेम करते हैं कि भाई उस बर्फ के गिरने से मेरा मूड जो है वो चेंज हुआ, एक ऐसा मूड चेंज हुआ क्योंकि उनका पूरा दिन अभी तक बहुत ही बेकार जा रहा था और फिर जब वो बर्फ गिरी उनका मूड जो है वो टोटली चेंज हुआ। इसको ना हम लोग एक दूसरे एक एंगल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप स्कूल गए, बहुत गर्मी का समय, स्कूल गए आप, है ना, और फिर उसके बाद गर्मी, पसीने, फिर आप स्कूल बस में आए, ठीक है, स्कूल बस के लिए आपको वेट करना पड़ा, बहुत गर्मी आपको लगी, फिर आप बहुत ज़्यादा पसीने में हैं, फिर आप घर आए, थोड़ा सा आप लोगों ने रेस्ट किया, फिर आप ट्यूशन्स के लिए निकले, वो भी बहुत गर्मी का समय। लेकिन जब आपकी ट्यूशन्स खत्म हुई और जब आप अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहे थे, क्योंकि पूरा दिन आपका गर्मी से निकल गया, लेकिन उसी दौरान कुछ मौसम में चेंज हुआ और ठंडी हवाएं जो है वो चलने लगी। अब आप एक्सपीरियंस करिए कि पूरा एक ऐसा दिन जो आपका पसीने से तरबतर था और एकदम से ठंडी हवा का चलना आपको एक सडन चेंज ऑफ मूड देगा, है या नहीं? क्या ये मेरी बात गलत है? मेरी बात बिल्कुल सही है। आप इस चीज को एक्सपीरियंस भी करेंगे कि पूरा दिन जो आपका पसीने से भीगते हुए निकल गया, कुछ ठंडी हवा के चलने से आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है। देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, समर वेकेशन मनाने कोई हिमालयास पे जा रहा है, तो कोई आइलैंड्स पे जाता है, तो कोई फॉरेन कंट्री में जाता है। क्यों? नेचर से इंटरेक्ट करने के। अगर आप अब मेरी बात को समझे होंगे तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने असल में क्या चीज को शो करने की पावर करी है, क्या चीज शो करने की बात करी है? द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के पास हीलिंग पावर है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप किसी स्ट्रेस में, अगर आप किसी टेंशन में हैं, तो नेचर हैज द पावर टू हील यू। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो दिन इतना बेकार जा रहा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर उस बर्फ के गिरने से रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्लेम करते हैं कि उनका दिन जो है वो बच गया। इन शॉर्ट ही इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर के पास हीलिंग पावर होती है जिससे हम अपने मूड को रिफ्रेश कर पाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अब जरा हम लोग इसको एक और तरीके से समझते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किया क्रो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किया हेमलॉक ट्री, जो दोनों ही किस चीज के इंडिकेटर्स हैं? नेगेटिविटी। लेकिन इन दोनों के एक्शंस
किसमें कन्वर्ट करते हैं? पॉजिटिव। यानी कि ये दोनों ही एक्शंस असल में क्या क्रिएट करते हैं? पॉजिटिविटी। अब यही सुंदरता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स में कि वो ऐसे नेचर के एलिमेंट्स को यूज किया उन्होंने जो नेगेटिविटी के इंडिकेटर्स हैं, और फिर उन दोनों नेगेटिव इंडिकेटर्स को उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया? पॉजिटिविटी में। ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी कि क्रो जिसकी आवाज बहुत बेकार, हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस इन नेचर होता है, वो दोनों एक ऐसा काम करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए एक रिफ्रेशिंग कहलाता है। अब आप लोग इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जरा हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग समझेंगे वो है इसकी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम अगर मैं देखूं तो राइमिंग स्कीम बनाते कैसे हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है। राइमिंग स्कीम को बनाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है देखिएगा। देखिए आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड जिसका नाम है क्रो, वर्ड क्या नजर आ रहा है आपको? क्रो। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? इसको नाम दूंगा मैं ए, ठीक है। अब मैं हर उस लाइन के लास्ट वर्ड को ए नाम दूंगा जो इसके साथ राइम करेगा। देखिए क्या क्रो मी के साथ राइम कर रहा है? नहीं। लेकिन क्रो किसके साथ मैच कर रहा है? स्नो। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? ए। क्या दो लाइन रहेगी मेरे पास? शुक डाउन ऑन मी, क्योंकि मी मेरे लिए एक नया राइम है तो मैं इसको नाम दूंगा बी, ठीक है। और क्योंकि मी ट्री के साथ राइम कर रहा है तो मैं इसको भी नाम दूंगा बी। इन शॉर्ट राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि पेपर में सीबीएसई पूछता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बनाना आना चाहिए, है ना। राइमिंग स्कीम कैसे बनाई जाती है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आप मुझे बना के दिखाएं। हार्ट को मैं क्या नाम दूं? मनी मन बोलते जाइए, आपको याद भी रहेगा। हार्ट को ए दे दे, सही है मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अ चेंज ऑफ मूड, सोचिए क्या ये हार्ट के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो क्या नाम दूं बताओ, ठीक है। क्या नाम देना है वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को। अब आप इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी ना, अब आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, ठीक है। आई होप आपको राइमिंग स्कीम भी समझ में आई होगी। अब आते हैं जरा फिगर्स ऑफ स्पीच में, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं जरा हम लोग, ठीक है। अब इसकी फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, चलिए। जी हाँ, आइए। क्या कोई मुझे यहां पर फिगर ऑफ स्पीच नजर आती है? पहले वो देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी इन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, ठीक है। अब इसमें ना हम लोग एक फिगर ऑफ स्पीच देखें तो मुझे जो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच आती है जिसका नाम है आयरनी। आयरनी का मतलब है जब आप कहना कुछ और चाहते हैं, आपके वर्ड्स का मीनिंग कुछ और है लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दो दोस्त बात कर रहे हैं और दोनों ही दोस्त जो हैं वो, मतलब उनमें से एक जो मिस्टर ए हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मिस्टर बी जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल ही बेकार हैं और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो मिस्टर ए अपने मिस्टर बी दोस्त का मजाक उड़ाते हुए क्या कहते हैं? भाई तू तो टॉपर है क्लास का। उनके वर्ड्स का मीनिंग क्या है? भाई वो तो ये दर्शा रहे हैं लेकिन वो टॉपर है क्लास का, लेकिन असल में उनके वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि भाई वो क्लास के एक लो स्कोरर में से आते हैं। तो जहां पर वर्ड्स कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन मीनिंग कुछ और होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरनी। अब यहां पर आयरनी देखिएगा, आयरनी आपको नजर आएगी इन दोनों चीजों में। क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज के इंडिकेटर्स हैं? नेगेटिविटी, ठीक है। किस चीज के इंडिकेटर्स हैं? नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी इन दी एंड किस चीज को कन्वर्ट कर रही है? एक ही ह्यूमन इमोशंस को कन्वर्ट कर रही है, किसमें? पॉजिटिविटी में। तो यहां पर सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आता है नेगेटिविटी का। क्लियर? जो आयरनी आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहली फिगर ऑफ स्पीच जो अपनी आती है वो क्या है? वो आयरनी है, ठीक है। सेकंड, ऑफ अ डे हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। आप एक ही वाली याद, हार्ट का मूड चेंज हो गया। भाई मूड तो ह्यूमन इमोशंस का चेंज होता है ना। हार्ट का क्या मतलब? इमोशंस तो ह्यूमन बींग्स के होते हैं और हार्ट तो एक ऑर्गन है सर। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। तो जब आप दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं तो दैट इज नोन एज मेटाफर। क्या? मेटाफर। यानी कि यहां पर ह्यूमन हार्ट को इमोशंस की बात हो रही है कि हमने उसको क्या दे दिया? ह्यूमन इमोशन। हमने उसको चेंज ऑफ मूड दे दिया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ये क्या है? ये मेटाफर है। जब दो अनलाइक चीजों को कंपेयर किया गया तो दैट विल बी नोन एज मेटाफर। जी हाँ, तो
पूरी पोएम में आपको दो फिगर्स ऑफ स्पीच नजर आई, जिसमें सबसे पहले आपको नजर आया आयरनी और उसके बाद नजर आया मेटाफर। वैसे तो इस पोएम को तो हम आयरॉनिकली ही कहेंगे, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यूज करना नेगेटिव चीजों को फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही आयरनी कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को पोएम ये समझ में आई होगी, है ना। बहुत ईजी पोएम है, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, ईजी पोएम है। आइए इसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, देखिए। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो प्राइमरीली सिंबलाइज इन द पोएम? डस्ट ऑफ स्नो क्या सिंबलाइज करता है, पहले वो देखते हैं जरा। ठीक है, हाँ जी, डस्ट ऑफ स्नो क्या? हार्शनेस ऑफ विंटर। क्या उसने विंटर के हार्शनेस की बात करी है? या फिर सडन इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या इसमें हमें इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का समझ में आया है? बिल्कुल सही। पैसेज ऑफ टाइम का कोई लेना देना नहीं है, लॉस ऑफ रिग्रेट। ठीक है, तो सडन इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। चलिए देखें, व्हाई इज द चॉइस ऑफ क्रो सिग्निफिकेंट इन द पोएम, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो को क्यों चूज करा है? आपको लगता है कि क्रो की जो चॉइस है वो सिग्निफिकेंट है? आइए देखते हैं। इट रिप्रेजेंट ब्यूटी एंड ग्रेस। क्या क्रो का मीनिंग ब्यूटी एंड ग्रेस है? सॉरी, इट सिंबलाइजेज मिसफॉर्च्यून ट्रांसफॉर्मिंग इनटू पॉजिटिविटी। क्रो मिसफॉर्च्यून का इंडिकेटर है और उसको कन्वर्ट किया गया है पॉजिटिविटी में, मैं इसको कंसिडर करूंगा। इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉस्ट लव फॉर बर्ड्स। क्या क्रो को यूज करना फ्रॉस्ट का चिड़ियों के प्रति प्यार दर्शाता है? इट शोज द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। क्या इससे स्प्रिंग का? सॉरी, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द हेमलॉक ट्री इन द पोएम कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ। हेमलॉक ट्री किस चीज का मतलब, आप हेमलॉक ट्री को किस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं? जॉय एंड वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, सैडनेस और नेगेटिविटी, या फिर रिन्यूएबल एंड रीबर्थ। हेमलॉक ट्री किस चीज का इंडिकेटर है एज यूज्ड इन द पोएम? ठीक है, तो जॉय एंड वाइटैलिटी को यूज करें, या स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को यूज करें, सैडनेस और नेगेटिविटी, या फिर रिन्यूएबल एंड रीबर्थ? बताइए जरा। इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप इसको कमेंट सेक्शन में पिन अप करें। बहुत सिंपल है, आपको नजर भी आ गया होगा आंसर कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड एज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड? आपको क्या लगता है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज करी गई है हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड? किस फिगर ऑफ स्पीच का यहां पर इस्तेमाल किया गया है जहां पर लाइन है हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरे हार्ट को जो चेंज ऑफ मूड मिला वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सोचें जरा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ह्यूमन इमोशंस को हमने अलाइन किया है ह्यूमन हार्ट, है ना, ह्यूमन इमोशंस, और फिर मूड का चेंज हार्ट के प्रति। क्या आपको लगता है कि हार्ट का कोई मूड चेंज होता होगा? सोचो, नहीं होता ना। तो हम यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, वो होगा मेटाफर। क्लियर? चलिए, विच थीम इज द मोस्ट सेंट्रल टू द पोएम? पोएम की सेंट्रल थीम क्या होगी? अंदाजा लगाइए जरा। क्या नेचर की क्रुएलिटी की बात हो रही है? क्या नेचर का यहां पर हार्शनेस नजर आया? नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ सीजन्स, क्या सीजन्स की इंपॉर्टेंस? बिल्कुल नहीं। स्मॉल मोमेंट्स ब्रिंग चेंज, क्या स्मॉल मोमेंट्स हमारे जीवन में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे वो पूरा दिन पसीने में निकला, ठंडी हवाओं का चलना मूड ऑफ चेंज है, चेंज ऑफ मूड है, सॉरी। और यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर बर्फ का गिरना चेंज ऑफ मूड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड सजेस्ट? यानी कि एक ऐसा दिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पछतावे से भरा था, बुरा बीता था, उसका क्या मतलब है? तो द डे वॉज एंटायरली वेस्टेड, क्या पूरा दिन बेकार हुआ? नहीं। द स्पीकर फॉरगॉट द पास्ट, क्या स्पीकर अपने पास्ट को भूल गए? नहीं। द स्पीकर रिग्रेट वॉज कंप्लीटली इरेज्ड, स्पीकर का जो पछतावा था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ। द प्रीवियसली बैड डे वॉज पार्टली रिडीम, यानी कि जो पुराना दिन बेकार चल रहा था वो रिडीम हो गया, यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक अच्छे मूड में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच स्टोन बेस डिस्क्राइब्स द पोएम एट द एंड? ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, और आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ही डालोगे। ठीक है, किस टोन को बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है वो आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, हाउ डज द फ्रॉस्ट कॉन्ट्रास्ट ट्रेडिशनल सिंबलिज्म इन द पोएम? जो फ्रॉस्ट है वो ट्रेडिशनल सिंबलिज्म कैसे कॉन्ट्रास्ट में उसको यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द पोएम? नेचर का क्या रोल है पोएम में, वो आप लोग मुझे यहां पर बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द पोएम कंसिडर्ड आयरॉनिक? पोएम आयरॉनिक क्यों कंसिडर करी गई है? ये मैंने आपके साथ बढ़ाया, आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। ठीक है,
तो ये आपके क्वेश्चंस थे। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आंसर्स देने हैं। कोशिश करिएगा कि आपके आंसर्स कुछ इस तरीके से हों कि अगर आप 10th का आंसर लिख रहे हैं तो वो कैपिटल में होना चाहिए, या बी, या फिर सी, या फिर डी। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और हम मिलेंगे ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, कुछ नॉलेजेबल चीजें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।